So, a very good evening to all of you, and welcome to today's session on how to score 100 plus in prelims. And why 100 plus? क्योंकि prelims को आप is as you all know it is a screening stage. आपको सिर्फ उसको क्लियर करना है with a comfortable margin. और जो हमने past year trends देखे हैं, if you have seen them, सो 80s के अराउंड जो है आपकी कट ऑफ रहती है जनरल कैटेगरी के लिए. सो अगर आप 100 प्लस स्कोर करते हो, so then you are having a comfortable margin. ठीक है. In prelims you don't need to put in that much effort to go till 140 150. ठीक है. सी वो रिक्वायर्ड ही नहीं है. आपको बस टारगेट 100 प्लस का करना है, बिकॉज रिमेनिंग एफर्ट आपको जो है मेंस की तरफ भी देना रहेगा. ओके एवरीवन. एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, सीनियर फैकल्टी एंड मेंटर हियर एट प्रेपायर्स. And with us, we have Dr. Aditya Sharma, who has cleared UPSC CSE 2022 with All India Rank 70. And Aditya will be sharing his personal experiences and insights with you. ठीक है. वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स आपसे शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें अटेम्प्ट की, व्हाट वाज हिज स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपेयरिंग इन द एंड मंथ्स. इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो आदित्य हैड अटेम्प्टेड ऑल द 100 क्वेश्चंस इन प्रीलिम. 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. सो अगेन आदित्य वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट दैट माइंडसेट कि कैसे कोई कई बार हम लोग इतना डर जाते हैं प्रीलिम्स में, जो आता है उसको भी हम लोग छोड़ जाते हैं. बट इफ somebody is attempting 100 out of 100, then there is certain mindset behind it. So we will try to understand कि क्या वो mindset और कैसे वो mindset हम अपने आप में भी build कर सकते हैं. Okay. So welcome Aditya. Hello, good evening, sir. Good evening Aditya. So Aditya, I think all of the students here are very much curious. Sharad Kumar has also asked how to crack prelims. So Sharad, that's what we are going to discuss. And in fact, जो चीजें हम लोग यहाँ पे आपको नेक्स्ट 1 आवर में बताएंगे, सी दे मे नॉट बी ए मेजर थिंग, बट वो कुछ ऐसे माइनर और क्रूशियल थिंग्स होंगी जो डेफिनेटली आपके जो कमिंग मंथ्स की प्रिपरेशन की ट्रेजेक्ट्री है उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकती है. हो सकता है दैट माइनर थिंग कुड बी समथिंग लाइक अ हिंज जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर दे. ठीक है. सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग आदित्य, आई थिंक जो सबसे पहली चीज मैंने इन सबको भी बताया कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए प्रीलिम्स में, राइट. एंड सी ऑब्वियसली यू हैव क्लियर्ड इट विथ वेरी गुड रैंक. सो डेफिनेटली आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, राइट. सो एक सिंसियर स्टूडेंट अगर 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है, इफ अ सिंसियर स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम माइंडसेट, सम थॉट टू इट. सो आपका क्या थॉट प्रोसेस था थ्रू दैट? सर उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जब हम लोग प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं, हम पास्ट के पेपर्स भी देखते हैं, हम लोग टॉपर्स की बातें भी सुनते हैं. सो एक बात तो क्लियर है, जब हम अपना पेपर फर्स्ट टाइम हम जब उसको रीड करते हैं, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें फॉर श्योर विद सर्टेनिटी 26 to 28 क्वेश्चंस ही आते हैं. हमें अगर 26 to 28 क्वेश्चन ही आते हैं तो वो बहुत सफिशिएंट तो नहीं है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो. तो हमें ये तो पता है कि प्रीलिम्स में वी हैव टू बी लिटिल अग्रेसिव. हम ये नहीं कर सकते कि हमने 50 क्वेश्चन कर दिए जो हमें पक्का ही पक्का आते थे, 70 क्वेश्चन कर दिए जो पक्का ही आते थे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस किसी को नहीं आते हैं. हमें लॉजिकली अब 28 क्वेश्चन ही आते हैं, तो वी हैव टू टेक दैट रिस्क इफ वी हैव टू बी इन द टॉप रैंकर्स. क्योंकि कट ऑफ चेंज हो जाती है ईयर ऑन ईयर, बट आजकल की कट ऑफ वैसे भी 86 से 85 ऐसे ही जाती है. बट सेफ मार्जिन के लिए वी शुड ऑलवेज ट्राई कि 100 प्लस तो आ ही जाए. तो मेरी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, ताकि मेरा इन केस अगर मेरे 70 क्वेश्चंस में से आधे सही हो जाए, आधे गलत हो जाए, तो फिर मेरा फंस जाएगा काम. तो मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं ताकि मैं थोड़ा सा उसको इजीली कर सकूं. सेकंड ये था कि जब 100 क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए आपको स्पीड बहुत डेवलप करनी पड़ेगी. आपको स्पीड डेवलप करनी है और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी. तो वो कैसे होएगा? जब हम PYQs वगैरह देखेंगे और उनको हम अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी हमारी स्पीड बिल्ड होएगी. अब मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं हमेशा मॉक टेस्ट में भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करता था. अब मॉक्स में 100 सॉल्व कर लेने चाहिए, सो दैट यू नो कि आपका एक्यूरेसी रेट वगैरह कितना है. जब मॉक्स में मैं 100 सॉल्व करता था, एट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई बिकेम सर्टेन कि 100 जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा एक्यूरेसी अच्छा आता है. उस माइंडसेट को लेके मैं पेपर में गया था. अब मैंने 95 96 क्वेश्चंस कर दिए थे. अब मेरे लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस रह गए थे. बट सरप्राइजिंगली उस टाइम पे मेरे पास 8 9 10 मिनट बचे थे. सो अब मैंने कहा कि अब मेरे पास 8 9 10 मिनट है ही है. मैंने उन क्वेश्चंस को दोबारा देखा, एनालाइज करा, मैं एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 50% प्रोबेबिलिटी रह गई थी. तो फिर मैंने कहा कि आई जस्ट गो विद इट. मैंने मार्क किए और आई थिंक उन 4 क्वेश्चंस में से मेरे 3 ठीक हो गए.
तो अगेन मेरा थोड़ा सा और पॉजिटिव आ गया उसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि अटेम्प्ट करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। अब इस पॉइंट पे जो प्रीलिम्स है एग्जाम, उसमें अगर हमने 90 क्वेश्चंस, तो मुझे लगता है पर्सनली अटेम्प्ट कर देने चाहिए। उससे कम करेंगे तो वी कैन नेवर बी श्योर, क्योंकि अगर हमें सिर्फ 28 क्वेश्चंस फॉर श्योर आते हैं किसी भी सिंसियर कैंडिडेट को, तो वी हैव टू टेक दैट रिस्क। Definitely. And I think a lot of people are saying to repeat in English. So let me just summarize these points for you briefly. And Adit, if I miss out something, just add to it. So, firstly, what Adit said is that you need to attempt more, because in prelims, you can never be sure that, not more than 30 questions, right? At max 30 to 40 questions, you can be sure. But beyond that, you have to take risk. So, that's why maximizing your attempts, that was the first reason. The second one was that he practiced this thing in his mock test and he saw that it gave him positive results, right? So that's why he adopted this strategy in his final exam as well, right, Adit? And Certainly. any other reason to add to it? And so third thing is always go in the exam with a little bit of an aggressive mindset. Because I feel once you're with an aggressive mindset, you will be able to solve the questions even more quicker. Because what happens is when we are starting the exam, we grow a little lax. We take more time to solve questions. And in the end, we have to rush through with the questions. So starting the paper with an aggressive mindset with, a lot of speed, that can really help you to save time in the end. Because in the end, we try to just, Yes. we attempt questions randomly also at times because we have a lot less time. I've seen people who could only attempt 75 questions because of paucity of time. So we have to work on that. Definitely. Now, Adit, one more thing is there. एक और चीज है जो right now इस point of time पे अभी दिसंबर चल रहा है and May 26 2024 is your prelims paper, right? So lot of students now want to switch to prelims mode, right? अभी काफी students ऐसे हैं जो prelims mode में switch करना चाहते हैं but कुछ मेंस की चीजें उनकी छूटी हुई हैं, right? So बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि कब से प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजों के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट? So from when should one start preparing, totally for prelims specific things? Sir, so I will tell you one thing. This was my first attempt. So in the first attempt, we are not really aware of how the mains exam goes. We are only aware of how the prelims exam pans out. So for the prelims, मेरा ये था कि जब prelims का मैं काफी focus, I was heavily focused on prelims. तो mains का I did not do much. But one thing is for certain, once you are able to clear the prelims, you get a huge confidence boost. And the 3 months in between, you can really capitalize on that because of your positive mindset. So I believe अगर थोड़ा बहुत mains का रह भी गया है, you can easily cover it in the 3 months after prelims, because more or less हमारा जो GS1 का कुछ कुछ प्रिपरेशन है वो प्रीलिम से हो जाती हैं। कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब चीजें हैं that we need to focus on after our mains and after our prelims, and also the optional. So if one has done about two things out of these 4 5 topics, then I think they can safely just switch on to prelims. Because what happens is if you don't clear prelims, it is a huge setback to you. एंड नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास फिर पूरा फिर से पिकअप करो, एंड देन नेक्स्ट ईयर आल्सो यू विल बी फोकसिंग अगेन ऑन प्रीलिम्स बिकॉज यू कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट. सो आई बिलीव कि मेंस का दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस पे अभी हम हैं, मिड दिसंबर, आई थिंक अगर किसी को लग रहा है दे आर वीक इन मेंस एंड दे रियली नीड टू वर्क ऑन दैट, हु हैव गिवन मेंस प्रीवियसली एंड दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स, तो उसके लिए ठीक है, दे कैन टेक मे बी 15 20 25 days मोर. बट जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है या उनका प्रीलिम फंसता है, आई थिंक दे शुड सेफली स्विच ऑन टू प्रीलिम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैं जनरली भी रिकमेंड करता हूँ कि मिड दिसंबर से, इनफैक्ट मुझे याद है 1 जन से मेरा प्लान था कि फुल्ली आई विल बी फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स ओनली, बिकॉज वी हैव ओनली 3.5 4 months जितने हमारे पास होते हैं कि उन पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं. बीच में थोड़ा बहुत क्योंकि टाइम वेस्ट भी हो जाता है, यू कैन नॉट गो ऑन फॉर स्टडिंग रेगुलरली फॉर 4 months, तो थोड़ा बहुत टाइम होता है. तो नाउ इज द टाइम टू स्विच ऑन फॉर प्रीलिम्स. आप अपना साथ साथ अपना करंट अफेयर्स भी ब्रश अप करना शुरू करो, बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम लोग साथ साथ हर चीज के सारे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हैं. वो मेरे साथ भी दिक्कत आता था कि करंट अफेयर्स इतना ज्यादा रेगुलरली नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एंड में हमें करंट अफेयर्स पे भी काम करना है और अपना स्टैटिक अच्छे से रिवाइज भी करना है. सो एक बार हमारा बेसिक्स हमने पहले पढ़ लिए थे, बीच में थोड़ा बहुत मेंस पढ़ा है. सो नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट दैट फर्स्ट रिवीजन. सो मुझे ये लगता है सर. डेफिनेटली. एंड कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे भी आए, जैसे फॉर इंस्टेंस माही है लास्ट की, टिल व्हाट टाइम कैन वी स्ट्रेच ऑप्शनल, कि कब तक ऑप्शनल की पढ़ाई, बिकॉज ऑप्शनल लाइक यू आल्सो सेड कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेंस का, राइट? सो कब तक अगर किसी को स्ट्रेच करना हो मैक्सिमम, तो कब तक स्ट्रेच कर सकता है कोई, से अज्यूमिंग ही इज द फर्स्ट अटेम्प्टर? सर आई थिंक अगर ऑप्शनल का ऐसे है, देन ऑप्शनल कैन गो पैरेलली विद प्रीलिम्स, कि आप डेली 2 घंटा अपना शाम को या रात को ऑप्शनल के लिए निकाल दो, बाकी टाइम यू कैन स्टडी फॉर प्री. बट अगेन बाय द एंड ऑफ फेब,
आई थिंक आपको टोटली एंड सर्टेनली प्री पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल इज अगेन वन थिंग कि आप अपने पीवाई क्यूज करो 10 साल के, ऑलमोस्ट 60 to 65% पेपर रिपीट आएगा ही आएगा ऑप्शनल में। सो यू डोंट हैव टू गो कि मैंने तो पूरा कंप्लीट करना था, एंड तक एक एक वर्ड पढ़ना था तब मुझे सेटिस्फेक्शन आएगी, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ परफेक्शन, और परफेक्शन कभी अचीव भी नहीं होती। यू जस्ट हैव टू मेक डू विद व्हाट यू कैन डू बेस्ट। सो आई थिंक दैट इस टाइम पे इफ समबडी इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ऑप्शनल कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, देन यू कैन टेक आउट 1 to 2 hours डेली, या वीकेंड्स पे ऑप्शन कर लो, बाकी वीक में आप अपना प्रीलिम्स का कर लो। सो यू हैव टू डिवाइड योर टाइम एंड मैनेज देम साइमल्टेनियसली। And Aman has also one doubt. So Aman is saying that he had appeared last time as well, right? So he has some experience. So definitely Aman, see, it's up to you, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडिविजुअल जजमेंट होता है, राइट? आप अपने हिसाब से देखिए, यू हैव टू सी इट एज पर योर ओन नीड, कि आपने कितना प्रिपेयर्ड हो। लाइक आदित्य सेठ, कि अगर आप बिगनर हो, अगर अटकता है प्रीलिम्स बहुत ज्यादा मार्जिन से, पिछली बार आपने दिया और अटका है, तो डेफिनेटली आप ज्यादा रिस्क मत लो। जैन से आप पहले प्रीलिम्स पे ही फोकस कर दो, ताकि आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स निकलेगा, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so now one more thing, Aditya, you said about current affairs, right? So now mostly current affairs may, like what I suggest to my students is ki you should be at least regular with monthly magazines, right? Because if you rely on annual compilations, so end में you have a lot of things to do, और बहुत कुछ bunch up हो जाता है, right? So it's not difficult. So what was your approach and what would you suggest regarding कि कैसे current affairs को prelims perspective से in coming months cover करना चाहिए? Sir, there are two things. One is कि there must have been people who have not been able to complete their current affairs अभी तक, and the other category of students are who have done their current affairs diligently and they can continue carrying it. So I was in the former category. मेरे current affairs साथ साथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे। So मैंने क्या किया था कि at this point of time मैंने जो monthly magazines थी from April, वो मैंने पढ़नी अपनी start कर दी थी, और उसमें भी I used to focus more on economy and environment, एंड थोड़ा सा साइंस एंड टेक एज वेल। सो दीज थ्री टॉपिक्स, क्योंकि इन्हीं में से मेजरली क्वेश्चंस उठ के आते हैं, ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेशंस। अब उसके अंदर अगर पॉलिटी के करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री के करंट अफेयर्स हैं, कुछ ज्योग्राफी का है, तो मतलब वो उतने ज्यादा नहीं पूछते, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टैटिक कंटेंट जिसमें से दे कैन आस्क क्वेश्चंस। सो मेरा ज्यादा फोकस इन 3-4 टॉपिक्स पे रहता था, और इनके लिए मैंने मंथली मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। द रिमेनिंग थिंग्स, उनके लिए आई ट्राई टू पिक अप द ईयरली कंपाइलेशंस जो आती हैं, बट देन अगेन क्योंकि इतना कुछ एक साथ पे है, यू कैन नॉट जस्ट रिमेंबर ऑल दोस फैक्ट्स इन अ सिंगल और अ डबल रीडिंग। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशंस हैं, आइदर मंथली और ईयरली, उसके अंदर द की इज वंस वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, वी नो विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। सो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग अगर फोकस करें, एंड वी कैन जस्ट मार्क देम इन आवर मैगजीन्स, एंड उन टॉपिक्स को हम लोग ज्यादा पढ़ें और बाकियों को हमें कर्सरी रीडिंग दे दें, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर स्टैटिक का भी कंपोनेंट होगा एंड करंट अफेयर्स का भी कंपोनेंट होगा। सो इफ योर स्टैटिक इज वेरी स्ट्रांग, देन यू कैन इजीली गेज कि एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, अब लास्ट के 2 ऑप्शंस रह गए हैं। एंड ऑल्सो फॉर करंट अफेयर्स, इफ देर आर 15 क्वेश्चंस दैट आर कमिंग प्योरली फ्रॉम करंट अफेयर्स, no matter how many monthly compilations you read, yearly compilations you read, you might be able to know 7 to 8 of them। बाकियों में आपको 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 5 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ बाहर से आते हैं। सो इट इज बेस्ट टू फोकस ऑन स्टैटिक। इफ योर स्टैटिक इज वेरी स्ट्रांग, यू आर कंफर्टेबल विद इट, आप एनीवे साथ साथ करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही है। सो वंस यू आर डन अपना स्टैटिक पे, तो यू कैन फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स, एंड यू डोंट हैव टू वरी इवन इफ यू हैव नॉट रेड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स टिल नाउ, you can still pick it up, you can still go through them, and with time मुझे लगता है if your static is strong, when you read the current affairs, so you get to relate things more and you get to remember it more easily also। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमी में कुछ अभी बजट के बारे में बात की है, यू नो हाउ द बजट वर्क्स, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, यू नो कि हेल्थ की ये वाली स्कीम थी, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स हैं, एंड द समथिंग हैज बीन एलोकेटेड दिस ईयर फॉर दैट थिंग, सो यू कैन रिलेट टू इट मोर इजीली ऑल्सो। सो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच से चलना है, करंट अफेयर्स को हमने फोकस करना है बट स्टैटिक के कॉस्ट पे नहीं, और साथ साथ Definitely. इन 5 टॉपिक्स पे फोकस करना है हमने, और साथ साथ अगर ईयरली कंपाइलेशंस फॉर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मंथली कंपाइलेशंस एंड न्यूज़पेपर फॉर द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड डेफिनेटली अगर स्टैटिस्टिकली भी इफ वी सी, अगर आप वेटेज निकालने जाओ, तो लाइक आदित्य सेड, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक एंड आईआर, यू गाइस कैन गो एंड आप देखो करंट अफेयर्स से अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स कम फ्रॉम दीज 4 एरियाज,
right? That means your 50% of current affairs is coming from these four areas. So like Aditya said, अगर आप लोग भी, if you are also in a situation where अभी तक आप regularly नहीं follow कर पाए हो, then the suggestion like Aditya said would be कि जो important areas, जैसे ये जो areas हैं, इनके लिए आप monthly magazine follow कर लो from April, and for other areas you can go for the annual comparisons. Okay. So now Aditya, this was about current affairs. I hope everybody is clear regarding current affairs. Now एक और doubt at this time is कि regarding there must be some subjects that are left out and some subjects which students must have read, right? तो कुछ ideal timelines क्या हो सकती है आदित्य कि कब तक first coverage हो जाना चाहिए, फिर first revision, second revision and third revision? What would be like if you were giving, अगर आपको अभी prelims देना होता मई 26 को, and say whatever your coverage is, you have some amount of coverage, और अगर आपको प्लान करना था तो आप कब तक फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, कैसे आप एक ब्रॉड लेवल पे डिवाइड करते हैं उसको? सर तो पर्सनली माय फर्स्ट रिवीजन शुड बी ओवर बाय मिड फेब, ओके. जिसमें आई हैव कवर्ड ऑल सब्जेक्ट्स. एंड हाउ विल आई कवर देम? आई हैव डन वन सब्जेक्ट बाय माई सेल्फ. I would give maybe 1.5 to 2 weeks to bigger subjects like history, especially modern history. I would give 15 days for ancient medieval culture. I would give maybe 1 month, 1.5 week to geography. I would give 1.5 week to economy and so on. So this way I will be finishing off with my syllabus, I think by mid-Feb. And also after doing one subject, for example, I've done modern history, I will give a sectional test to assess what my performance has been. So for example, Monday to Saturday, if I have been reading modern history, I am done with it. I am thinking that I am doing well. I will give a sectional test from whatever institute, whatever academy, whatever, PYQs, whatever. And then I will check them. I will see which components I have been lacking in, which questions I have got more wrong. And then I will work on those topics also half a day. For example, Sunday morning I gave the test. Sunday afternoon tak I have done examination of my test. And Sunday evening से Sunday night तक I will focus on those topics. For example, अगर बुद्धिज्म जैनिज्म का क्वेश्चन है, मेरा गलत हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है इसके अंदर क्या है, सो हाफ अ डे आई विल ब्रश अप बुद्धिज्म जैनिज्म. अगर मेरा स्कूल्स ऑफ थॉट जो फिलोसफी है एएमसी में उसका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैं उसको अच्छे से ब्रश अप कर लूंगा. अलॉन्ग विद दैट फिर अब मैंने क्योंकि वो गलती करके क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है, आई विल बी एबल टू डू इट बेटर. तो मुझे लगता है हर एक आपने अपना कंपोनेंट कवर किया, एक सेक्शनल टेस्ट दिया, नेक्स्ट कंपोनेंट एंड सो ऑन, एंड 1.5 month बाय मिड फेब यू शुड बी डन विद योर प्रीलिम्स का फर्स्ट रिवीजन. Okay. And Aditya, one important thing you mentioned here is mock test, right? So now let me just first ask our audience and see all of you be very honest. देखो ऐसा है कि अगर नहीं भी दिया तो अभी भी आपके पास 5 महीने हैं. You have 5 months, almost 10 days from here onwards as well, right? So I would like to ask the audience, आप में से how many of you have given at least one sectional mock for each subject? Just reply in yes or no. For every subject, that is for prelims, except economics. No. Okay, be honest here, because this is a point where you realize a big mistake in your big gap in your preparation. Okay, right? So you see, this is where a big gap lies. Most of you are replying in no. So please, आप mock test को एक बहुत important और vital aspect होता है आपके preparation का. And like Aditya said, कि सिर्फ mock test देना नहीं, you have to evaluate it and analyze it. Okay, कि किस किस aspects में आपने अच्छा perform किया है, किस में खराब किया है. Now in this, I know one of the major reasons, Aditya, why students don't give mock test or tend to avoid or procrastinate a lot on it is कि they focus lot on marks, right? कि अगर कम मार्क्स आए, या तो अगर कम मार्क्स आ गए तो नहीं देते आगे, या दे थिंक कि एक बार परफेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर देंगे. सो Aditya, did you face the same problem like getting low marks or procrastinating a lot on it, and how did you overcome it? Sir, certainly this was one of the key aspects जो मुझे लगता है होता है, because it happened with me also. Because giving the first test is the toughest thing to do. Because आपको लगता है कि now मैं अपने आप को assess करूंगा, मेरे 60 मार्क्स आ गए 200 में से सेक्शनल में, तो मैं डिजेक्ट हो जाऊंगा कि my preparation is not up to the mark. So this happens a lot. जब मैंने अपना पहला फुल लेंथ टेस्ट दिया था, I got 50. और उस टाइम पे प्रीलिम्स आने भी वाला था, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं होगा. सो आफ्टर 2 weeks मैंने अपना नेक्स्ट टेस्ट दिया एंड आई गॉट 100. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. सेक्शनल टेस्ट में भी अब एक टेस्ट में हो सकता है आपके 110 20 आ गए, अगले टेस्ट में अगेन यू माइट गेट 70.
So this happens a lot, but you have to understand that giving tests is not about marks. It is about making mistakes, learning from those mistakes so that the same mistakes are not repeated in the final paper. I have met people who used to score 50, 60 in the mocks who got 100 plus in prelims. I have seen people who got 110 in all the mock tests of a particular institute or a series, and they ended up getting only 80, 70 in prelims. So you don't have to gauge your preparation on the basis of the marks that you get here. You have to gauge your preparation on the number of mistakes that you do. अगर आपका easy topics में से गलती हो रही है, that means you are making a mistake. अगर आपके टफ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इट इज फाइन. कई टेस्ट होते हैं जो बहुत ही अननेचुरली टफ होते हैं. यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि यू बेस्ट पैरामीटर इज यूपीएससी का पीवाईक्यू. उसको आप अच्छे से करो. देन अगेन उसमें कई बार होता है कि करंट अफेयर्स उस साल के लिए रेलेवेंट है, अब आपके लिए नहीं है. बट आई थिंक अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू दे रहे हो, यू गेटिंग 85 टू 90 टू 95, तो यू आर इन अ सेफ रेंज. You know that you have brushed your basics. Now you just have to work a little on the current affairs and a bit on your thinking and your mindset at the time of exam, and you'll be able to sail through. तो मुझे लगता है प्रोक्रेस्टिनेट बहुत लोग करते हैं. बस एक टेस्ट दे दो, एंड आई कैन अश्योर यू, जब आप एक टेस्ट को असेस करते हो, आप अपनी प्रिपरेशन देखते हो, तो दो चीजें हो सकती हैं. या तो यू गेट वेरी गुड मार्क्स एंड देन यू विल गेट मोटिवेटेड कि आई विल राइट मोर टेस्ट, और लोग फिर बहुत ज्यादा टेस्ट लिखते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट आइडियल. दूसरा, यू स्कोर वेरी लो मार्क्स एंड यू गेट डिजेक्टेड कि नहीं यार मेरा तो होएगा ही नहीं, एंड देन यू लीव इट ऑल टुगेदर. तो आई थिंक दोनों चीजों के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए. अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टेक इट विद कॉन्फिडेंस, कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन, कंटिन्यू विद योर स्ट्रेटेजी, और अपना सिस्टमैटिकली चलो. और अगर गलत या बुरे मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो भी इट इज नॉट अ कॉज ऑफ वरी एट ऑल, क्योंकि आपको फर्स्ट टेस्ट से लेकर लास्ट टेस्ट तक, इट कुड बी दैट यू हैव नॉलेज but you're not able to implement it properly in the exam. You panic in the exam, you feel stressed in the exam, you're not able to think. लोग बोलते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत था पर पेपर में याद नहीं आया. तो with time it gets better, ट्रस्ट मी. बट ऐसा भी नहीं है कि हम लोग 10-15 हजार क्वेश्चंस करेंगे. लोग कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के 10-10 हजार क्वेश्चंस कर लो, आपका आराम से हो जाएगा सब कुछ कवर. आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी आइडियल स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे देन यू आर नॉट एबल टू असेस दोस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. अपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेस्ट रखो, बट एनालाइज देम प्रॉपर्ली, दैट इज द की. Definitely. So I think this is very important. अगर practical solution like Adit said is कि give test, and more important than that, आप एक ही टेस्ट दो बट उसको अच्छे से टाइम देके एनालाइज करो, improve on it and give the subsequent test. And I think it's almost guaranteed कि अगर आप एक टेस्ट दोगे, उस पर improve करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली आप अगले टेस्ट में थोड़ा तो बेटर परफॉर्म करोगे, right? And once you start doing that, then definitely you can basically realize, you will get that motivation कि अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, so then I can improve on it. Okay, so that is there. Okay, so just give me a minute. I think someone is spamming, right? So just so in the meantime, one more thing is there, right? So आप में से कितने लोगों को resource management में issue है, right? Books and all. How many of you are facing issue in resource management? Okay, so lot of people. And अगर मैं आपसे पूछूं, can you tell me like why this problem? Just think over it a minute. If you have a problem, you should know why this problem you have, and then we will try to discuss its solution. Okay. सर किसी ने बिल्कुल सही लिखा है रीजन. बिकॉज किसी ने लिखा है वी हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, हम लोग अगर अपना एक सोर्स पे स्टिक करके रह रहे हैं, तो द अदर पर्सन इज रीडिंग समथिंग एल्स. वो आपको बोलेगा यार तूने ये नहीं पढ़ा, तो आप बोलोगे यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा. फिर आप बोलोगे मैं वो भी पढ़ता हूँ, एंड देन यू रीड दैट ऑल्सो. थर्ड पर्सन आपको कुछ बोलेगा, एंड सो ऑन, एंड यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर मटीरियल एट ऑल. तो आपको कहीं लगता है कि यार सब कुछ और पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए. ओआरएन में ये बहुत ज्यादा होता है. आई हैव पर्सनली सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो जिन्होंने ऐसा करा है, जो करते थे कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया. You end up reading a lot of books, you don't end up consolidating your material. So उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एंड में you are not able to recollect anything. So इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन था जो मैं करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड माई बुक लिस्ट कि मैं इसके बाहर नहीं पढ़ूंगा. अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं देखूंगा. तो मैं क्या करता था, अगर फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री की आई हैव स्पेक्ट्रम, आई यूज टू रीड दैट रेगुलरली. एक बार पढ़ ली, दो बार पढ़ ली, फर्स्ट रिवीजन कर ली, सेकंड रिवीजन कर ली. सो व्हाट आई यूज टू डू वाज, जब अपना मैं फर्स्ट रीडिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम मैंने उसे रीड कर लिया. मुझे आई
हैव अंडरस्टूड कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने एक कर्सरी ग्लांस दिया पीवाईक्यूज को, मैंने देखा इन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक्स को मैंने लिया और उन टॉपिक्स के मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, सारी बुक के नहीं बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में इशू आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो एक बार बैठ के उसके मैंने नोट्स बना लिए। नाउ आई नेवर हैव टू रीड द बुक अगेन, है ना। और जो टॉपिक्स मुझे पता है कि मेरे को थोड़े से इजी लगते थे, अब सेकंड रिवीजन में मेरे को पता है कि आई मे बी डोंट हैव टू रीड दैट। अगर कोई मुझे पूछे कि मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या दोबारा पढ़ना है, तो इट कुड बी पॉसिबल अब मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे इतना सफिशिएंटली आता है कि आई विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चन। सो बट मेरी बुक एक ही थी, मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी। अब लोग अपना बिपिन चंद्र भी पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, और दोनों को कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटीज भी पढ़ रहे हैं, अपना कोई कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, तो वो चार पांच चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। इट इज बेस्ट, अब मैंने सोशल रिलीजियस के नोट्स बना लिए हैं। In case I come across some new material at any time in the future, I'll just be adding that in my notes. और अल्टीमेटली मेरे नोट्स जो हैं वो बहुत कंसोलिडेटेड बन चुके हैं। सेम वॉज फॉर ज्योग्राफी। आपने 11th की फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ ली है, आपने उसके नोट्स जहां आपको लग रहा था प्लॉजिबल, आपने नोट्स बना लिए। फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्म्स इज वन थिंग दैट वी फॉरगेट अ लॉट, यू हैव मेड नोट्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। नाउ यू विल जस्ट कीप ऑन एडिंग इट। फॉर एग्जांपल आपने जीसी लियोंग में वो चैप्टर पढ़ा, आपने देखा कि हाँ यार ये वाली चीज तो मेरे को आती थी, अच्छा ये दो लैंडफॉर्म्स न्यू हैं, उस लिस्ट में ऐड कर दिया आपने। सो दैट इज ऑल अबाउट कंसोलिडेटिंग। इकोनॉमी में कंसोलिडेशन का बहुत ज्यादा दिक्कत आता है लोगों को, कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं, सोर्सेज होते हैं, बट इकोनॉमी इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। आपने बस एक सोर्स पे स्टिक करो, वट एवर दैट में बी। आपको पता है CRR SLR क्या है, आपको बजट पता है क्या है ना, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पता है कैसे चलता है, बस उसके आपने नोट्स बना लिए एक जगह पे। अब आपने दिमाग बंद कर लेना है कि मैंने और कहीं का नहीं देखना है इतना। अनलेस आपको लगता है तो आप उसको एक बार कर्सरी ग्लांस करो कि हाँ एक टॉपिक आपको नया लग रहा है, तो बस उस टॉपिक को उसमें ऐड कर लो। इससे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू स्टिक टू द नोट्स। बट ऑल्सो हमें पता है कि सबको पता है कौन सी बुक्स है पढ़ने वाली, सबके पास सारी बुक लिस्ट है, हर टॉपर ने हर साल हर अकेडमी सबने बुक लिस्ट दी हुई है। जस्ट स्टिक टू द बुक लिस्ट। कुछ नया नहीं आ रहा है, यूपीएससी डज नॉट री इन्वेंट इटसेल्फ कि हम लोग तो कोई बाहर से ही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अगर आपने अपना स्टैटिक का बुक पढ़ लिया है, तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट स्मार्टली कि कौन से क्वेश्चंस हमने कहाँ से करने हैं। कहीं न्यू मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये बहुत रियल चीज है, मेरे साथ भी हुई थी एक टाइम पे। तो विद टाइम आई हैव अंडरस्टूड कि ये चीज बहुत गलत थी, एंड बाय द एंड फॉर्चुनेटली मुझे समझ आ गया था, एंड आई जस्ट स्टिक्ड विद माय बुक्स ओनली। And definitely, Aditya, this is one thing. See, I want all of you to listen very carefully. आप सब ध्यान से सुनिए. See, UPSC is not all about knowledge. और जब आप मल्टीपल बुक्स पे फोकस करते हैं, आप बस ये सोचते हो कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट मोर एंड मोर नॉलेज, बट इट्स अबाउट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज, बट बेटर एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. ठीक है, आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, आप बेटर अप्लाई कर पाओ. एंड वन ऑफ द क्रूशियल थिंग्स जो आपको आदित्य से यहाँ पे उनके माइंडसेट के थ्रू भी समझने को मिलेगी, कि इट्स द हैविंग द राइट माइंडसेट टुवर्ड्स द एग्जाम, हैविंग द राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच, राइट. सो सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यस, आई एम गोइंग टू टेक द रिस्क, आई हैव टू टेक द रिस्क, आई हैव टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी एज वेल, राइट. सो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, डेफिनेटली इट इज देयर, ओके, बट वो बहुत कम है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी in this exam, and every topper is going in while accepting same amount of uncertainty. अब जैसे आदित्य हैं, he is also saying he read spectrum and nothing else, right? So he accepted that uncertainty. Many other toppers are doing the same, right? So that thing, you have to develop that mindset, you have to have that faith in yourself, okay, right? So that is there one thing about resource management. So ideally, for resource, one fixed resource you should have, right? एटलीस्ट आफ्टर वन राउंड आपकी बस एक ही रिसोर्स होने चाहिए, चाहे नोट्स हो या फिर कोई एक स्टैंडर्ड बुक है, आप उसको भी एज अ बेस्ड कैरी ऑन कर सकते हैं. जैसे लक्ष्मीकांत को ये आप हाईलाइट कर लिया, दैट इज गुड इनफ. उसमें आप कुछ और ऐड करना है, मॉक टेस्ट वगैरह से आप A4 शीट स्टिकी नोट्स के थ्रू ऐड कर लीजिए, बट देयर शुड बी ओनली वन बेस रिसोर्स, नॉट मोर देन वन, ओके. So I hope with this, all of you are clear about the resource list. So lot of doubts around CSAT, right? So for CSAT, Aditya, any suggestions, like आपकी क्या approach थी? Did you face any difficulties in that? And any suggestions for students? So sir, for CSAT, what happened was कि मैं जब भी मॉक टेस्ट देता था, I used to score 130, 140. So I was feeling safe कि CSAT में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो then it is fine only. बट जब मैंने फाइनल पेपर दिया यूपीएससी का, सो माय मार्क्स ड्रॉप फ्रॉम 140 to 110. बट 110 इज अगेन अ वेरी सेफ स्कोर इन सीसैट.
बट अगर मेरा 30 मार्क्स का लॉस हुआ है फॉर समबडी हु थिंक्स कि उनके 90 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में और इट इज फाइन एंड दे एंड अप गेटिंग 60, मेरे कम से कम 5 ऐसे दोस्त हैं जिनके सी सैट की वजह से रह गया प्रीलिम्स, दे वर स्कोरिंग वेरी डिसेंटली, एक के तो 110 भी थे जीएस में, बट सी सैट टुक देम डाउन। सो इसके लिए व्हाट हैपेंड वाज, तो अब मुझे लगता है कि इफ आई हैड टू प्रिपेयर सब्सिक्वेंटली अगेन, then I would not completely disregard CSAT because CSAT has now become very tough. 2022 and 23 के papers both were very tough for CSAT. So what happens is इसके अंदर I had one strategy कि maths, अब मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने भी 10th के बाद maths तो I have not studied. So what happens is कई बार very technical and complex questions of maths come in the exam. So in fact one question जो इस बार आया था that was from an IIT exam of 2001. So that is a very tough question to handle for somebody who is from a non-medical background. So what happens is कि इसके अंदर मैथ्स को हमने बहुत ज्यादा नहीं करना कि हम लोग पूरा मैथ्स भी सॉल्व करेंगे, माय फोकस वाज ऑन द इंग्लिश पार्ट। सो व्हाट हैपेंस इज उसके अंदर एक पैसेज दिया होता है एंड दे आस्क व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। सो मैंने ये वाले क्वेश्चंस को टारगेट किया था पीवाईक्यूज को एनालाइज करके। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी रीड दैट पैसेज, फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर पैसेज है, देन 4 ऑप्शंस होते हैं, मोर और लेस दे आर सिमिलर ऑप्शंस ओनली, सो यू आर स्टक कि यार इसमें से कौन सा वाला सही है। सो इसके अंदर एक मैंने स्ट्रेटेजी करी थी कि वी हैव टू अज्यूम दैट दैट पैसेज इज फ्रॉम अ फुल पेज। एक फुल पेज है और उसके अंदर ये एक पैसेज है सिर्फ, तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से 2 तो होंगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, एक होगा प्लास्टिक पोल्यूशन इज बैड फॉर मरीन इंडस्ट्री एंड मरीन एनिमल्स। थर्ड ऑप्शन होगा कि इंडिया शुड स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन और उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। और चौथा ऑप्शन कुछ होगा प्लास्टिक के बारे में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आंसर होगा दैट विल बी द थर्ड वन। जो भी आंसर पैसेज का क्रक्स होगा दैट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम अ मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। वी डोंट हैव टू थिंक कि जैसे 10th में ऐसे आते थे सीबीएसई में कि ये पैसेज है इसी में से आंसर होगा। दैट आंसर इज जनरली आउटसाइड ऑफ द पैसेज ऑन अ फुल पेज। तो आपको उस फुल पेज का हेडिंग देखना है कि ये पैसेज यूपीएससी ने क्यों दिया होगा। कोई इकोनॉमी पे भी है कि दिस कैन ग्रेटली इम्पैक्ट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स एंड ये, पर बात तो वो बोलेंगे कि एक्सपोर्ट की हुई थी तो आंसर कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड ही होना चाहिए। तो नहीं, यू हैव टू थिंक कि व्हाई दैट पैसेज इज देयर। तो आप एक बार, अभी ये हो सकता है यू माइट साउंड दिस कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे और उनके आंसर्स एनालाइज करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज सच एन ईजी स्ट्रेटेजी। अब मेरे सी सैट में जो हमारा एग्जाम हुआ यूपीएससी का, उसमें इंग्लिश के मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, तो मुझे काफी मेजर जंप और बूस्ट मिल गया उससे। और रही बात हमारी मेंटल एबिलिटी की, दैट इज ऑल्सो लो हैंगिंग फ्रूट। उसके अंदर काफी बार सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, काफी क्वेश्चंस कॉमन सेंस के भी होते हैं। जैसे अगर कुछ एमएल और लीटर वाला दिया हुआ है, आप पहले तो एंड की वैल्यूज ही देखो कि एमएल लीटर दिया है कि केजी ग्राम दिया है, क्या दिया है, तो उससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और पीवाईक्यूज अगर हम सी सैट के करेंगे तो जो मेंटल एबिलिटी वाले हैं वो मोर और लेस कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े रिपीट होते हैं। और मेरी स्ट्रैटेजी एग्जाम में ये थी कि आई यूज टू अटेम्प्ट 2 पैसेजेस ऑफ इंग्लिश, देन 2 ऑफ मेंटल एबिलिटी। देन मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल है, कुछ तो इजी भी होगा जो हर साल रिपीट हो रहा है कि बोट इधर जा रही है इधर जा रही है तो इनके बीच में बताओ कितना डिस्टेंस है टाइप का। सो वो हमारा थोड़ा पीवाईक्यू प्रैक्टिस से आ जाएगा। सो मोर और लेस हम पैटर्न में पेपर को सॉल्व करें कि इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स। अब अगर मैं सारे ही, इफ आई स्टार्टेड टू अटेम्प्ट इंग्लिश क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, देन आफ्टर अ टाइम, आफ्टर 4 पैसेजेस माय माइंड विल गेट सैचुरेटेड, क्योंकि देयर इज अ बिग पैसेज और उसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। सो फिर इतने सारे पढ़ूंगा तो माइंड मेरा बॉग डाउन हो जाएगा। सो आई विल जस्ट मिक्स एंड मैच, कहीं मेंटल एबिलिटी कर लिया कहीं मैथ्स कर लिया, बट ऑलवेज कीपिंग द क्लॉक इनटू कंसिडरेशन। बट अगेन क्योंकि सी सैट में देर आर ओनली 80 क्वेश्चन, थोड़े से लेस है 100 से हमारे, सो वी कैन हैव अ मोर लिबर्टी उसके अंदर थोड़ा। बट अगेन सी सैट का पेपर भी लोगों का मिस हो जाता है, स्टार्ट विद एन अग्रेसिव इंटेंट, मोर फोकस ऑन द पैसेज पार्ट, थोड़ा सा लो हैंगिंग है मेंटल एबिलिटी पार्ट। मैथ्स इफ यू आर नॉट एबल टू डू, डोंट वरी, आपको नहीं करना कि एक सेफ है उसके अंदर कितने सारे वो हैं एक्सपोनेंशियल्स में जाना है, नहीं। यू कैन जस्ट लीव दैट फॉर द बिगिनिंग, लास्ट में इफ यू हैव टाइम देन कम बैक टू इट। बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही वाज गुड इन मैथ्स, he used to solve all the maths questions starting me. So that year in 2022 exam got a little tough, maths के questions got tough, उसका बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, although he was able to solve them, but end में he did not get enough time for English and mental ability and he got 65. So थोड़ा सा ये हो जाता है कई बार। एंड अगेन सी राइटली देखो, ये जो एग्जाम है सी सेट का, यू हैव टू रियलाइज कि आपको 200 में से 66 चाहिए, राइट? सो इट्स नॉट ए एग्जाम की जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इट्स मोर अबाउट आइडेंटिफाइंग कि आप किस चीज में अच्छे हो। और फॉर दिस यू हैव टू यूटिलाइज द पीवाईक्यू। सो समबडी राइटली सेड कि पैटर्न चेंज हो गया है, बट नाउ यू नो द पैटर्न, राइट? और आगे भी चेंज होगा, बट सी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले, जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज हैं, इट वुड रिमेन द सेम, राइट? दे मे वेरी।
और कुछ चीजें डेफिनेटली इस बार के पेपर में भी इजी थी, राइट? सो इट इज अप टू यू कि आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं टॉपिक लेवल पे, नॉट ऑन दी ब्रॉड सब्जेक्ट। सी नॉर्मली एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करें। नाउ अ बिग मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं कि वो उसको एक ब्रॉड लेवल पे ही एनालाइज करते हैं, दैट इज ओनली एट सब्जेक्ट लेवल, राइट? पीपल आर एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप टॉपिक लेवल पे एनालाइज करो, so that you get to know कि for each topic what is focus area. Same goes for CSAT. तो आपको पता चलेगा कि then you would be very well knowing that there are certain topics जिससे difficult questions आ रहे हैं, there are certain topics जिससे easy आ रहे हैं, और बाकी बीच के जहां पे आपको then and there on the spot judgment यूज करना होगा, राइट? सो सी ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि ये पेपर पहले से पूरा प्रेडिक्टेबल हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और सरप्राइज रहेगा जो आपके वहां पे जो मेंटल जजमेंट को टेस्ट करेगा, राइट? दैट इज टू बी टेस्टेड देयर, उसी चीज का ये पेपर है। बट जो चीजें एलिमेंट्स यहाँ पे आप पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते हो, जो एक्सपेक्टेड पार्ट है, एटलीस्ट फोकस ऑन दैट एंड दैट यू कैन डू थ्रू पीवाईक्यू। एंड आदित्य, इसी से वन मोर डाउट वाज देयर रिगार्डिंग दी पीवाईक्यूज इटसेल्फ, कि हाउ टू एनालाइज दी पीवाईक्यूज स्पेशली फॉर जीएस, राइट? सो आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, और डिड यू हैव एनी स्पेसिफिक वे ऑफ analyzing and utilizing the PYQs for your preparation? So what I did was कि I used to solve PYQs subject wise, but I used to keep 1 or 2 papers. For example, मैंने 18 और 19 का पेपर अनटच्ड रख दिया है, उसको मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं करूंगा, अभी उसको मैंने रखा हुआ है। अब बाकी के जो ईयर्स के थे, आई थिंक अगेन 2013 ऑनवर्ड्स ही थोड़े से ज्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए पीवाईक्यूज, उससे पहले वाले थोड़े से रिडंडेंट है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो 2013 से लेके 23 तक के तो सारे पेपर्स कर लेने चाहिए। तो 2 पेपर कोई भी मर्जी के आप अपने रख लो साइड में। और उसके अलावा देन काफी सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशंस भी आती हैं पीवाईक्यूज की, यू कैन इजीली गेट देम ऑनलाइन और एनीवेयर। तो आप वो सब्जेक्ट वाइज करना सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अब अपने तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, आपने ज्योग्राफी कर लिया, अब आपने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज उठा लिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू ट्राई सॉल्विंग देम। एक तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल 2014 और 15 में सेम क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का रिपीट हो गया था। सो यू विल अंडरस्टैंड कि यार इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं। सो नाउ इफ आई हैव टू पिन पॉइंट 5 टॉपिक्स फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, आई नो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, टेम्पल्स है, स्कूल ऑफ थॉट है, एंड सो ऑन। तो 5-6 टॉपिक्स मेरे आइडेंटिफाई हो गए हैं। सो आई विल फोकस मोर ऑन दीज टॉपिक्स। सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीवाईक्यूज, यू नो वेयर टू फोकस। एंड यूपीएससी का जो एग्जाम सेटर है, ही विल ऑल्सो टेक क्यूज फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स। वो कुछ ब्रांड न्यू तो नहीं बनाएगा, ही ऑल्सो नोज कि यार इसके रेलिवेंट ही मुझे पेपर रखना है अपना। सो ही विल नॉट, ही कैन ओनली चेंज द अप्रोच ऑफ द पेपर की एकदम से जैसे हमारे पेपर में आ गया हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, बट दैट वाज नॉट कि क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सिलेबस, ही जस्ट चेंज द अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग द आंसर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड पीवाईक्यूज को सब्जेक्ट वाइज आप सॉल्व करो। यू सी अगर आपका उनमें से कोई टॉपिक वीक है तो बुरा है, तो आपको फटाफट से उसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे यू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो रिपीटेड हैं। अब मेरे पास अगर 10 टॉपिक्स की लिस्ट है, आई विल फोकस मोर ऑन दीज। एंड अगेन पीवाईक्यूज को आप जितनी मर्जी बार करो उतना कम है, बार बार करते रहो। उनके ऑप्शंस आपके पास और टाइम है तो उनके जैसे 4 ऑप्शंस है, ये वाला सही है, बाकी 3 ऑप्शंस देख लो कि इनमें से इनका अगले साल क्वेश्चन, कई बार ऐसा हुआ है कि इस बार 4 ऑप्शंस है, थर्ड वाला सही है, अगले साल सेकंड वाले ऑप्शन को ही उठा के क्वेश्चन बना दिया। सो ये वाला माइक्रो मैनेजमेंट भी हमें करनी पड़ेगी। बट आई थिंक सब्जेक्ट वाइज एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज इज गुड, बिकॉज एक स्ट्रीम ऑफ थॉट बनता है, आपको दिखेगा कि ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, एंड देन यू गेन कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगता है दैट शुड बी द अप्रोच। और लास्ट के जो 2 पेपर्स आपने रखे हुए हैं, वो आप एक बार जब फुल लेंथ टेस्ट देने वाले मोड में आ गए हो, तो उनको यू गिव देम एज अ फुल लेंथ टेस्ट विद इन द टाइम लिमिट। तो आपको पता चल जाएगा इफ यू आर स्कोरिंग अबव 90 उनमें, कट ऑफ से ऊपर है ठीक है, कट ऑफ से थोड़ा नीचे भी है तो भी चल जाएगा। कई क्वेश्चंस होते हैं जो उस टाइम के लिए रेलेवेंट हो गए, अब उतने ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक सर दैट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटजी इसमें। Definitely, and this is the key thing, like Aditya said कि एंशियंट में आपको 5 टॉपिक बुद्धिज्म जैनिज्म पता चल सकते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी में भी 4-5 टॉपिक्स मिल सकते हैं, पॉलिटी में भी 4-5 टॉपिक्स, इनफैक्ट ये तो हम बेयर मिनिमम लेके चल रहे हैं, राइट? इससे ज्यादा ही मिलेंगे आपको, राइट? साइंस टेक में भी अगर इफ यू एनालाइज द करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मोस्टली कोई नई टेक्नोलॉजी, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के अराउंड, या फिर कोई डिस्कवरी उसके पीछे क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड आई है questions. Same goes for environment, geography, places in news. So you have a significant chunk of paper, at least 30 to 40 questions. In fact, even a little bit more जो आप predict कर सकते हो through PYQs, जिन पे अगर आप focus करोगे, definitely you will be in a comfortable position. At least आप without any risk 60 to 70 तो पहुंच ही सकते हो. You can reach till 60 to 70
by predicting the predictable part of UPSC through analysis of PYQs in a subject-wise manner. So this is one of the very vital aspects, and आपको prioritize करना पड़ेगा. What Adit I have seen in students preparation in our mentorship program as well as prelims enrichment courses कि students एकदम blunt approach adopt करते हैं कि पॉलिटी पढ़ना है तो हमेशा चैप्टर 1 से पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत और एंड पे जाएंगे, राइट. बट यू हैव टू रियलाइज कि जैसे हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता चाहे प्रीलिम्स और मेंस हो, वैसे हर एक टॉपिक भी विद इन ईच सब्जेक्ट इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड वंस एक बार आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे यू हैव टू रीड इट इन अ प्रायोरिटाइज्ड वे. और वो प्रायोरिटाइजेशन कहाँ से आएगा? लाइक आदित्य सेड कि आप पीवाईक्यूज देखो, इट विल लेट यू नो कि कहाँ पे फोकस करना है. फिर इसके अंदर एक एग्जांपल भी मैं ऐड करता हूँ. अब सेम जो आपने लक्ष्मीकांत वाला एग्जांपल बोला तो मेरे को भी रियलाइज हुआ कि एक टाइम पे आई यूज टू मेक द सेम मिस्टेक. आई यूज टू रीड लक्ष्मीकांत फ्रॉम चैप्टर 1 और फिर मैं प्रोग्रेस करता था. बाय द टाइम मेरा एग्जीक्यूटिव खत्म हुआ है, पार्लियामेंट खत्म हुआ है, मैं स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच रहा हूँ, आई यूज टू लूज माई स्टीम कि ठीक है काफी हो गया है पॉलिटी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. कई बार आप टेस्ट सीरीज देते हो, उसके अंदर भी स्टार्टिंग वाले पार्ट को बहुत हैवी वेटेज दिया होता है ना, एंड देन यू फॉरगेट कि आगे वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है. बट सेकंड जब फाइनली मेरे को रियलाइजेशन हुई, देन आई केम टू अंडरस्टैंड कि पहले वाला पार्ट फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज वगैरह तो बहुत अच्छे से आती हैं, उसमें से क्वेश्चन आता है जरूर. बट देन अगेन लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जुडिशरी, पंचायती राज, इसमें से भी बहुत हैवी चंक आता है. तो आई यूज टू फोकस मोर ऑन द लेटर हाफ. मैंने जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल के नोट्स बनाए एक दिन बैठ के, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैंने बहुत बार नहीं पढ़ा है और मेरे पास अब सिंगल शीट नोट्स हैं, उनको अच्छे से कर लिया. तो प्रायोरिटाइजेशन भी हमें पीवाईक्यू से ही पता चलती है. मुझे भी इनफैक्ट उसी से पता चला था कि यार ये एंड वाले टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली डेफिनेटली. एंड आई थिंक यही जो चीजें हैं, दिस इज अ वेरी माइनर थिंग एंड माइनर सजेशन, राइट. बट इसको करना, इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना, राइट, इट वुड रिक्वायर, सी आप सबके लिए ये है कि आपको जो नॉर्मल एफर्ट आप कर रहे हो, जो आपका रूटीन है, सी द रूटीन थिंग इज डूइंग इज कि यू ओपन अ बुक, यू रीड द थिंग्स अगेन एंड अगेन, राइट. दैट इज द यू कैन डू दिस रूटीन थिंग फॉर 15 hours, बट स्टिल यू मे नॉट गेट द रिजल्ट अंटिल अनलेस ये जो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट पोर्शन जिसमें आपको शायद से डेली 1-2 घंटा एक्स्ट्रा देना है. बट अगर आप ये करोगे तो शायद से आप डेली 6 घंटा मेहनत भी करो, यू कैन गेट मच मोर रिजल्ट. ओके, सो यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि आपका एफर्ट भी जो होना चाहिए वेल डायरेक्टेड होना चाहिए, राइट. एंड यहीं पे आदित्य, वन मोर थिंग इज कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी. तो एंड इट्स मोर अबाउट कि आप जब टेस्ट देते हो तो व्हाट इज द हाउ टू बिल्ड द स्ट्रेटजी एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, राइट. सो आदित्य, आपने कैसे अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी बिल्ड की प्रीलिम्स में कि कितने आइट्रेशंस में करना है, किनको छोड़ना है, किनको करना है, राइट, वेयर टू टेक मोर रिस्क, वेयर टू टेक लेस रिस्क, लाइक यू सेड कि आप 100 के 100 अटेम्प्ट करना है, एंड हाउ डिड यू बिल्ड अपॉन इट? Sir, so like I told you, I started off with the sectional tests. Once I was done with my first revision and the sectional tests, I went on for the second revision. Now, during the second revision and after it, I started with the full length tests. अब जैसे मैंने बोला, कई लोग बोलते हैं गिव 10,000 क्वेश्चंस है ना, उनके सॉल्व करो इतने इतने. नहीं, आई पर्सनली गिव 15 फुल लेंथ टेस्ट. अब मेन पार्ट उनकी ये है कि आपने 15 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, तो लाइक आई सेड उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी. उन मिस्टेक्स को अपने नोट्स में ऐड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके मिस आउट हो गए हैं या गलत हो रहे हैं उन पे दोबारा काम करो और नोट्स में ऐड करो. सो अब मेरा आइट्रेशंस का ऐसे था, वंस आई स्टार्टेड गिविंग द फुल लेंथ टेस्ट, तो कई बार टाइम की पॉसिटी आ जाती थी इनिशियल टाइम में. बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि कैसे करना है. सो फर्स्ट रीडिंग व्हेन वी आर गिविंग, हमने फर्स्ट बार रीड किया, वी आर एबल टू सॉल्व 25, 28, 29 क्वेश्चंस. वो साथ के साथ हमने एग्जाम पेपर पे मार्क कर लिए हैं. अगर हम अभी साथ साथ, कई लोग होते हैं जो एंड में सारे क्वेश्चंस मार्क करते हैं, सो दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने एंड में सारे क्वेश्चंस मार्क करोगे, यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस अगेन, यू डाउट योर सेल्फ कि यार मैंने ये सोचा था क्या ये सही है कि नहीं है, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने स्टार्टिंग में ही 30 क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं. अब मेरे पास 70 क्वेश्चंस ही बचे हैं सिर्फ. आई विल गो ऑन विद माय सेकंड रीडिंग. और फर्स्ट रीडिंग में भी मेरे को पता है, मैंने क्वेश्चंस मार्क कर लिए कि हाँ इन दो ऑप्शंस में सही हो सकता है, इन ये वाला तो पक्का ही आउट है. तो ऐसे करके मैंने कई क्वेश्चंस छोड़ दिए जो श्योर शॉट थे वो कर लिए हैं. सेकंड रीडिंग में मैं आया हूँ, नाउ आई विल बी टारगेटिंग द 50% क्वेश्चंस. अब 50% वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी होंगे मेरे 25-30 क्वेश्चंस, है ना, उन पे मैं फोकस करूंगा एंड आई विल ट्राई कि जितना तक पॉसिबल है उनको अभी के अभी ही मैं मार्क कर लूंगा, कि मेरे को बाद में दोबारा डाउट ना हो. कई बार होता है हम आफ्टर थॉट करते हैं, वी थिंक अ लॉट एंड वी एंड अप मेकिंग द रॉन्ग चॉइस. थोड़ा वी शुड हैव फेथ इन आवर हंच ऑल्सो, कि यार मैंने ये पढ़ा हुआ था, हो सकता है ना. सो सेकंड रीडिंग में आई विल बी सॉल्विंग द 50% वाले क्वेश्चंस, हाउ मच इज पॉसिबल. आई माइट एंड अप डूइंग नाउ 60-62 क्वेश्चंस. अब मैं थर्ड रीडिंग पे आ चुका हूँ. अब थर्ड रीडिंग में जो मेरे 50% वाले रिमेनिंग है,
प्लस आई विल स्टार्ट ऑफ विद द 33% वाले, जिनका मुझे एक ऑप्शन तो पक्का ही आउट है, तीन में थोड़ा थोड़ा डाउट है। सो धीरे धीरे करके आई विल ऑल्सो वर्क ऑन देम कि क्या है। अब व्हाट हैपेंस इज कि जो आपका फर्स्ट रीडिंग है, आई थिंक दैट शुड आइडियली बी ओवर विद इन 40 मिनट्स। एक बार आप क्विक क्विक रीड करो, जो क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत लंबा है और मुझे पक्का ही नहीं आता, उसको चाहे छोड़ दो, बट फर्स्ट रीडिंग एक बार पेपर का कर्सरी ग्लांस एंड मार्किंग ऑफ द 30 क्वेश्चंस शुड बी डन इन 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लगा लो, इन केस अगर आपको लग रहा है तो। सेकेंड रीडिंग वुड टेक अनदर 25 मिनट्स। थर्ड रीडिंग वुड टेक अनदर 25-30 मिनट्स, क्योंकि अब आप ज्यादा सोच रहे हो उन क्वेश्चंस पे जो रह गए हैं। साथ साथ यू ऑल्सो हैव दैट सेटिस्फैक्शन थर्ड रीडिंग तक आके कि यार मेरे 65-70 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब मेरे सिर्फ 30-35 क्वेश्चंस ही रह गए हैं, एंड आई हैव स्टिल गॉट अ गुड 40 मिनट्स, है ना उसके लिए। अब और थर्ड रीडिंग तक आते थे, यू ऑलरेडी सीन दैट क्वेश्चन ट्वाइस, यू नो कि अभी ये मेरे को आता है कि नहीं, बट यू शुड गो विद योर हंच कि हाँ यार मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, वो कर देते हैं मार्क। तो ऐसे करके थर्ड रीडिंग हो गई है। अब आप फोर्थ रीडिंग पे आ गए हो, इट कुड बी कि आपके अब 10-15 क्वेश्चंस रह गए हैं और आपके पास 20 मिनट रह गए हैं। तो आप उनमें भी जहां तक पॉसिबल है 33% वाले, हो सकता है एक आधा 50% वाला भी छोड़ा हो आपने। और कई बार होता है यार ये श्योर शॉट वाला कैसे रह गया, वो भी आपने फटाफट मार्क कर लिया। द की इज टू मार्क देम साइड बाय साइड। सो अब मेरे को पता है मेरे को उन 30 क्वेश्चंस को भी बार बार रीड करना है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, है ना। एंड आई कीप ऑन स्किपिंग कि ये है। अब आपका थर्ड फोर्थ रीडिंग हो गया है, अब फोर्थ रीडिंग के बाद आपके 6-7 क्वेश्चंस रह गए हैं। जैसे आई टोल्ड कि अब मेरे फोर्थ रीडिंग के बाद मेरे 5 क्वेश्चन रह गए थे, 8 मिनट रह गए थे। सो अब जैसे एक क्वेश्चन भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स ट्रांसलेटेड द बुक योगा वशिष्ठ। अब मेरे को नहीं आइडिया था कि योगा वशिष्ठ किसने ट्रांसलेट करी है, बट आई थॉट कि किसी ने अगर कोई बुक ट्रांसलेट करवाई है, थोड़ी सेमी रिलीजियस स्पिरिचुअल सी बुक है, कुड बी अ लिबरल रूलर। आई मार्क्ड अकबर एंड अकबर वाज द आंसर। तो थोड़ा बहुत हमें उस टाइम पे अपने इंस्टिंक्ट्स को भी ट्रस्ट करना है। एंड बाय द टाइम आपको एंड मौके तक पेपर को करते रहो। ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए कि यार मैंने तो 85 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, अब मेरे पास 10 मिनट बचे भी हैं, कोई बात नहीं। गिव इट योर ऑल, करते रहो करते रहो करते रहो, कितनी मर्जी रीडिंग्स करो। आई थिंक 5 रीडिंग्स आर सफिशिएंट पेपर को बार बार रीड करने के लिए। बट अगेन यू हैव टू इनकलकेट दिस ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट, जो आप फुल एंड टेस्ट दे रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल आपको स्टार्टिंग में लगे यार 5 रीडिंग तो नहीं हो पा रही है मेरे से, बट ट्रस्ट मी विद टाइम यू विल डेवलप दिस स्किल, एंड दिस स्किल इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड मार्किंग द क्वेश्चन साइड बाय साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि पूरी सीरीज गलत मार्क हो जाती है एंड में, वेन यू हम्म। आर मार्किंग देम एंड में, इतना स्ट्रेस टाइम होता है आपके पास, मार्क करते करते टेढ़ा मेढ़ा मार्क हो जाता है, आपसे कम मार्क होता है, यू पैनिक अ लॉट। एंड ऑल दिस वाइल आपके मन में स्ट्रेस होता है कि यार अभी तो मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। सो इट इज वाइज टू मार्क देम साइड बाय साइड, सो दैट आपका प्रेशर टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और एंड में जो टाइम बाउंड प्रेशर होता है यू कैन टैकल इट इवन बेटर। डेफिनेटली। एंड वन थिंग आदित्य, यू राइटली सेड कि आपको जो है ये सब चीजें प्रैक्टिस करके जानी होगी। इट्स नॉट लाइक कि सीधे सीधे आपको आ जाएगी। एंड सी, विथ रिगार्ड टू टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, कुछ चीजें जो आदित्य ने कही दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन, बट सम थिंग्स जो आपका रिस्क टेकिंग है, कितने तक आपको जाना है, ये हर इंडिविजुअल का, फॉर एवरी इंडिविजुअल इट वुड डिफर। और फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, you have to analyze them, you have to learn from them. Now, last thing, Aditya, after that we will move on to Q&A, is कि stress and panic, अब जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स पास में आएगा, the stress will grow rapidly, right? और did you also face similar kind of thing, और आपने कैसे इससे डील किया? सर सो स्ट्रेस इज अ वेरी रियल थिंग, और होती है सबको, है ना, कि इसमें कोई वो बात नहीं है। यू आर गिविंग यूपीएससी, यू नो द एग्जाम इज गोइंग टू बी टफ। तो इसके अंदर दो चीजें थी। वन, यू शुड हैव अ बेसलाइन कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव बीन स्टडिंग, यू हैव बीन अटेम्प्टिंग योर टेस्ट्स, देन यू शुड हैव दैट बेसलाइन कॉन्फिडेंस कि आई एम वन ऑफ द सिंसियर कैंडिडेट्स, तो मेरा तो हो जाना चाहिए। सो यू गो विद दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड द एग्जाम हॉल। सर सेकेंड थिंग इज कि एग्जाम के अंदर हमें अपना कंपोजर मेंटेन करना है थ्रू आउट। वो क्वेश्चन हमेशा सरप्राइजेस स्प्रिंग करेगा ही। द एग्जाम वुड बी टफ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द सेम लेवल ऑफ टफनेस फॉर एवरीवन, है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, सबके लिए मुश्किल है। एवरीबडी इज फेसिंग द सेम डिफिकल्टी। आप एग्जाम हॉल में एक बार नजर देखो, सब स्ट्रेस में है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा कॉन्फिडेंस है, सब लोग स्ट्रेस में है, आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट यहाँ पे। कई लोग पहले ही पेपर को देख के रिजेक्ट हो जाते हैं, इतना मुश्किल है, पर सबके लिए मुश्किल है, मुश्किल होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। तीसरा है कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस होता है, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर मेंटोर्स। उनसे बातचीत करो, उनको अपना शेयर करो अपना एक्सपीरियंस कि यार मेरे को ऐसी दिक्कत आ रही है। इट कुड बी पॉसिबल कि वो ऐसा ना बताएं आपको, कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं बता देंगे कि ये कर लो, बट एटलीस्ट वंस यू वेंट आउट यू फील अ लिटिल बेटर। एंड आपको मैं ट्रस्ट में बता रहा हूँ, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि कूलली प्रीलिम्स लिखने गया है, कूलली क्लियर कर दिया है, कूलली मेंस दे दिया, कूलली इंटरव्यू दे दिया और सिलेक्शन हो गया। सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, एंड इट इज अ वेरी रियल थिंग, एंड स्ट्रेस होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, बिकॉज इट एनहांसेस योर फाइनल एग्जाम पॉइंट। आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है, यू परफॉर्म बेटर।
तो मुझे लगता है बट उस स्ट्रेस को अपने ऊपर ये नहीं हावी नहीं होने देना दैट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, वहां पे जाके फ्रीज हो गए कि यार पेपर बहुत मुश्किल था। सो ये टफनेस लेवल और सबके लिए होगा, जस्ट रिमेंबर दिस। Definitely. So now, we will take up some questions from the audience, okay, for, next 5-10 minutes. So, आपके जो भी questions है, please ask. We'll try to address all the questions as far as possible. So, one question is from Janvi: How to tackle the new trends? Like only one is right, only two is right. Any specific strategy, or what should be the general approach? सर इसके लिए ये है कि जब हम लोग न्यू पैटर्न देखते हैं एग्जाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज नॉट वाइज टू गेट फ्लस्टर्ड अबाउट इट कि ये यूपीएससी ने कुछ नया कर दिया हमारे साथ। यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड कि हाँ यूपीएससी ने कुछ नया कर लिया, एंड टेक इट विद कॉन्फिडेंस कि नया हो गया है ना। तो जो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जस्ट आफ्टर सीइंग दिस न्यू ट्रेंड हो सकता है कि वही स्टम्बल कर जाए। सो इट ब्राइटन्स योर चांसेस। मैं तो कहता हूँ अगर एग्जाम टफ है, कुछ नया आया है, सो इट इज गुड फॉर द न्यू कमर्स, एंड ऑल्सो इट इज गुड कि आप थोड़ा सा अपना फोकस करो, तो इट कुड बी बेटर। सो जो इन जैसे ऑप्शंस थे कि हाउ मेनी आर करेक्ट, तो इसके अंदर थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस लगाया, हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं ऐसे करके। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मेरे को रियलाइज हुआ कि जो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट है, उनकी थोड़ी सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। अगेन दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीथिंग, बट थोड़ा सा हम लोग करेंगे, एक ऑप्शन एलिमिनेट करा, दूसरा एलिमिनेट करा, अब तीसरे और चौथे में आपको नहीं पता है, तो ये मत सोचना कि यार ये मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं तो बहुत पढ़ाई करी थी। हो सकता है आपके माइंड से स्किप हो गया हो। सो आपको उसे सही मार्क करना है। कई बार वहाँ जल्दी जल्दी में एक गलती हो जाती है, मेरे से एक जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो गया था पेयर्स वाला। मैंने एक वेटलैंड गलत मार्क कर लिया था विच आई थॉट शुड हैव बीन करेक्ट। सो ये थोड़ा थोड़ा हो जाता है कई बार। सो बस न्यू पैटर्न को देख के घबराना नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन पेपर में, बस आप आपको इजी सी करो। वो उन्होंने बस ऑप्शंस को हाउ मेनी पेयर्स करा है, आइदर वेज भी, तो आई हैड टू एनालाइज द 4 ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो एलिमिनेशन टेक्निक इज अ गुड थिंग, बट यू हैव टू स्टिल फोकस ऑन योरसेल्फ कि मैंने जो पढ़ा है उस पे मैं उसके हिसाब से मैं मार्क करूंगा। Definitely. And one doubt is from Sneha, and this is regarding how many revisions should be over before Jan for mains subject. Now, I know ये डाउट और ये जो एक फियर है बहुत सारे लोगों में होगा कि मेंस की हमारी पूरी तैयारी नहीं हुई थी। एंड द बेस्ट वे जिन लोगों का ये फियर है उसका सोल्यूशन ये रहेगा आदित्य कि आप खुद बता दीजिए कि आपके प्रिपरेशन जब आप जैन तक पहुंचे थे आपका कितना मेंस का पोर्शन कवर हुआ था। सर पर्सनली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था मेरा बाय द टाइम जनवरी आया था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था, बट इट वाज माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो आई थॉट आई वुड बी एबल टू पिक इट अप जो बीच में 3 मंथ्स आएंगे उसमें। और मेंस का जैसे मैंने एथिक्स का बहुत ही कम कंपोनेंट किया था, ना के बराबर। और बट मेरा ये था कि जो जीएस वाला पोर्शन था, मुझे था कि मे बी आई कैन पुट इट टुगेदर जब भी मुझे आंसर राइटिंग में करना है। तो मेरा काफ़ी फोकस जैसे मैंने बताया था प्रीलिम्स का ही है। तो अगर आपको लग रहा है आपका एक रिवीजन हो चुका है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया है ना। इतना भी नहीं है, क्योंकि वो 3 मंथ्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट और जो 3 मंथ की विंडो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है। और उसके अंदर भी एक अलग से पूरी स्ट्रैटेजी है, वो हम जैसे मेंस की होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कभी। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि अब मेंस की अगर आपने एक रिवीजन कर ली बहुत अच्छा है। आई थिंक दैट इज मोर देन कैन बी आस्क्ड फॉर। और ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँ आप मेंस के लिए 100% रेडी हो बिफोर इवन गिविंग प्रीलिम्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। काफी कुछ चेंज होता है अभी तो, जब 3 मंथ्स में हम लोग जाते हैं, जो हमें लगता है हमने पहले मेंस की तैयारी करी थी, एंड जब हम अल्टीमेटली 3 मंथ वाली विंडो में आते हैं, हम पीवाईक्यूज देखते हैं, टॉपर्स आंसर्स देखते हैं, मॉडल आंसर्स देखते हैं, हमें पता चलता है कि काफी लक्यूने थे जो हमें कवर करने हैं। बट इफ यू आर डन विद योर इवन वन रिवीजन तो बहुत अच्छा है। अपना साथ साथ आप प्री पे फोकस करो। और अगर आपका ऑप्शनल नहीं हुआ है तो ऑप्शनल कर लो, क्योंकि ऑप्शनल का वेटेज भी काफी रहता है। बट अगेन अब मैं रीसेंट ट्रेंड्स बताऊं, तो जीएस और ऑप्शनल एकदम बराबर हो गए हैं। पहले लोग कहते थे कि ऑप्शनल इज वेरी हैवी, उसके अंदर यू स्कोर 320 350 330, तो आपको जीएस पे इतना फोकस नहीं करना है। बट नाउ ऑप्शनल मार्क्स हैव आल्सो स्टार्टेड टू डिक्रीज अ बिट, और जीएस मार्क्स हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज अ बिट। तो आई थिंक बोथ आर एट पार नाउ। तो हमें जीएस को भी साथ साथ अपनी स्ट्राइड में लेना है, बिकॉज इवन इफ वन पेपर ऐसा हो गया कि आपके 70 75 आ गए, तो that will dent your chances very greatly even if you score 280 290 in your optional. डेफिनेटली। एंड एक और की टेक अवे आप सबके लिए यहाँ पे जो शायद से आपका स्ट्रेस कम कर दे इज दैट प्लीज डोंट हैव अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। सो लाइक स्नेहा का ये जो डाउट आया था इट वाज आउट ऑफ सम अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन और अनरीजनेबल स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट कर लिया कि शायद से यू नीड एक्स वाई जेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिविजन। ओके, द रियलिटी इज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने एक बार कवर कर लिया दैट इज द इवन मोर देन आइडियल। ओके, हम तो ये बोलते हैं कि आप ऑप्शनल एथिक्स और थोड़ा बहुत जो है एक दो और दूसरे जो मेंस ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स हैं पॉलिटी गवर्नेंस इकोनॉमिक्स के उतना कर लो दैट इज मोर देन इनफ, राइट।
सो अगेन फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, इसलिए कई बार स्ट्रेस का कारण होता है हमारी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस. सो डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल. ओके. Now, one doubt from Vasundhara is reading newspapers. So, Vasundhara is asking that do you recommend reading 2 newspapers? सर 2 न्यूज़पेपर्स तो सर्टेनली नॉट वो तो बहुत Definitely. ज्यादा हो गया. अगर आप एक न्यूज़पेपर भी डेली रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग. दो दो तो नहीं, दो तो सिर्फ ओनली एट दैट टाइम इट इज रिकमेंडेड व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू, सो दैट आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइडन हो जाए. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ओपिनियन से उतना मैटर नहीं करता. वी हैव टू नो विच करंट अफेयर्स आर इन न्यूज, विच आर मोर इंपॉर्टेंट. न्यूज़पेपर को ऐसा भी नहीं करना हम 1.5 घंटा रोज पढ़ रहे हैं. आप आधा घंटा पढ़ो, आप 25 मिनट पढ़ो, आप उसको अच्छे से पढ़ो. यू जस्ट नोट डाउन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि अच्छा COP26 चल रहा है, अच्छा G20 की मीटिंग चल रही है, अच्छा रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है. तो आप बस उसके अराउंड अराउंड फिर अपना पढ़ो अच्छे से और उनके अराउंड नोट्स बनाओ. अब हमें पता था कि हमारा वहाँ कभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था तो इट कुड बी पॉसिबल उस पर क्वेश्चन आए. हमारा रामानुजा जी का स्टैचू बना था 2022 से पहले ही जस्ट. तो आई न्यू फॉर श्योर कि उस पे से क्वेश्चन आएगा. तो मैंने रामानुजा जी की आइडियोलॉजी पढ़ ली थोड़ी सी कि विशिष्ट अद्वैत है, ये है. एंड द सेम क्वेश्चन एंडेड अप कमिंग इन प्रीलिम्स. सो अगेन सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना ये नहीं है कि मैंने उनके पूरे एडिटोरियल पढ़ लिया मेरा तो बहुत सही हो गया. यू हैव टू highlight what are the important topics that are being repeated on a daily basis. You note down those topics and you just read about it independently and make a short note. I think that should suffice. Definitely. Now, Aditya, हमारे पास 2 doubts PYQ related है. One is regarding that when should one start analyzing PYQs? कब से किसी को एक PYQs analyze करना start करना चाहिए? Either कि एक बार syllabus complete कर दें उसके बाद PYQs start करना चाहिए या फिर side by side. So Aditya, what would you suggest here? सर अगर तो जैसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक PYQ स्टार्ट कर देने चाहिए. क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट बी लाइक मैं पूरा सिलेबस करूंगा एंड देन PYQs करूंगा. बट समबडी हु इज टारगेटिंग मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का पेपर, देन आप अपना सिलेबस कवर करो एंड देन यू कैन डू द PYQs. बिकॉज एट दिस पॉइंट वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी. अब हम पूरा नहीं कर सकते कि मैं एंड टू एंड पढ़ूंगा तब मैं PYQ स्टार्ट करूंगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वाइज टू स्टार्ट विद द PYQs. यू जस्ट डू योर रिवीजन. अभी तक अगर PYQs नहीं करें तो यू हैव बीन रीडिंग समथिंग कि आप इस वाली बुक से पढ़ते हो ये वाला सब्जेक्ट, अपनी तरफ से अच्छे से कर लो. फिर PYQs पढ़ो, फिर उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लो एंड देन सेकंड रिवीजन में उन टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी पार्ट्स को हम थोड़ा कर्सरी ग्लांस कर सकते हैं. So Aditya, one more doubt is from Shafia, and that is how to analyze PYQs. Although we have already discussed कि एक चीज आप PYQs को एनालाइज करके निकाल सकते हो कि जो important टॉपिक्स कौन से हैं वो जिनसे रिपीटेड. बट कैन वी ऑल्सो आदित्य एक्सट्रैक्ट सम कंटेंट फ्रॉम इट्स ऑप्शंस? Anything you did in your preparation, utilizing the options of PYQs? सर्टनली सर, जैसे ऑप्शंस हमारे होते हैं ना, मैंने बताया अगर आपने एक बार टॉपिक्स एनालाइज कर लिए हैं उसके बाद जब आप ऑप्शंस को देख रहे हो तो उन ऑप्शंस के बीच में भी आपको लग रहा है कि यार हाँ ये भी ऑप्शन मुझे नहीं समझ आया कि क्या है. इफ यू कैन गेट दैट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे कि हाँ ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस मुझे पता है कि तो ठीक है. अगर कोई आर्टिकल पे क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल राइट्स की तो ठीक है, हमें पता है कि ये वाला आंसर हो सकता है. बट उस सिमिलर लाइन का क्वेश्चन किसी और फंडामेंटल राइट के ऊपर नेक्स्ट ईयर आ सकता है. तो हम लोग वो वाली जो नॉलेज और कंटेंट है हम लोग उन ऑप्शंस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एनवायरमेंट में है, अब 4 उन्होंने कन्वेंशंस दे दी हैं, इस बार वाली का आंसर ये था. हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो फोर्थ ऑप्शन था उसकी कन्वेंशन के ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए. तो हमें इस लेवल का कंटेंट जो अपना है वो तो रेडी करना पड़ेगा कि आई नो बेसिकली जो भी ऑप्शंस यूपीएससी ने दिए हैं कि वो मेरा रैंडम तुक्का नहीं था या मेरा रैंडम हंच नहीं था. PYQs में तो हम ऐसा नहीं कर सकते. फाइनल पेपर में तभी हमारा जो हंच है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो पाएगी. तो मुझे ये लगता है सर. डेफिनेटली. एंड आई थिंक ये अगर आप देखोगे तो ये यूपीएससी में होता भी है. कई बार ऑप्शन या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, बट मोस्टली इनडायरेक्टली अगर आपने एक पीवाईक्यू पढ़ा है एक टॉपिक के ऊपर और उसके पीवाईक्यू के बारे में उसके आंसर के बारे में पढ़ा है बट साथ में ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है, तो डेफिनेटली उसकी जो नॉलेज है इनडायरेक्टली तो इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि आपको हेल्प करेगी. ठीक है. सो नाउ विद दिस एवरीवन आई थिंक द टाइम इज अप फॉर आवर सेशन. ओके. एंड आई नो कुछ डाउट्स अभी बच गए हैं. So we regularly conduct, as you know, such sessions. We are going to conduct more. And somebody said about mains as well. तो mains के लिए भी हम ऐसे sessions conduct करेंगे with Aditya, right? So with that, let's conclude today's session. And Aditya, thank you very much for taking out your time and sharing in a very genuine and manner कि जो आपने किया कैसे किया, and I hope that this will guide the students in their preparation for the coming months.
Thank you So so with much. this, wish everyone all the best for your preparation.